पहले का कॉलेज से पहले का आपका कैसा रहा? नहीं, स्कूल जैसे मैंने 10th और 12th दोनों केवी स्कूल से करी है। ओके और 10th में मेरे परसेंट सीजीपीए 6.8 और 12th में 75% था, मतलब ऑन एवरेज स्टूडेंट ही था। ओके ओके तो इट्स नॉट अ टॉपर। Hello guys and welcome to Gain in Minutes. This is our new podcast series Chit Chat with Toppers. and here we discuss different exam preparation strategies with their toppers. Hello guys, this is Rahul Sharma. And Han. So here we have All India Rank 4 of GATE 2021, Rohit Soni boss from MBM Engineering College. First of all, congratulations boss for a huge achievement. थैंक यू। Very congratulations, boss. थैंक यू। सो ये कन्वर्सेशन है आपके साथ उन सभी के लिए जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्हें इस वीडियो के थ्रू मिले जानने को। तो बस मतलब जस्ट फ्यू सिंपल क्वेश्चंस है आपके साथ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। फर्स्ट बॉस, आपका स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुआ था बॉस? मतलब लाइक स्कूल में आप टॉपर थे, कैसा रहा आपका पहले का? कॉलेज से पहले का आपका कैसा रहा? नहीं, स्कूल जैसे मैंने 10th और 12th दोनों केवी स्कूल से करी है। ओके और 10th में मेरे परसेंट सीजीपीए 6.8 और 12th में 75% था, मतलब ऑन एवरेज स्टूडेंट ही था। ओके ओके तो इट्स नॉट अ टॉपर। और उसके बाद मैंने एक साल का ड्रॉप किया था आईआईटी के लिए, बट आईआईटी में नहीं हुआ। एट लास्ट में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोडक्शन ब्रांच ले ली थी, फिर वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक हाउ इज योर कॉलेज लाइफ? मतलब कॉलेज में कैसा रहा फिर 4 साल? कॉलेज जो 4 साल बहुत अच्छा रहा। सेकंड फर्स्ट ईयर से तो बस कॉमन सब्जेक्ट्स ही होते थे, फिर सेकंड ईयर से अपने अपने डिपार्टमेंट्स हो गए और फ्रेंड्स अच्छे बने, फिर कंटिन्यू चली प्रिपरेशन। बॉस, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया आपने? आपको कब ऐसा लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन कब स्टार्ट की बात आपने? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 3rd ईयर में, गेट से 10th मंथ बिफोर। तो मतलब 3rd ईयर में कर देना चाहिए, मतलब बच्चे ऐसा सोचते हैं। हमारे टाइम ओनली 4th ईयर ही अलाउ था गेट के लिए। अब तो 3rd ईयर भी अलाउ कर लिया उन्होंने। तो अब आप 2nd ईयर से भी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका मोटिव है कि गेट क्लियर करना है। और बॉस मतलब अगर जो 3rd ईयर वाला अटेम्प्ट है, 3rd ईयर का गेट अटेम्प्ट है, क्या वो वर्थ इट है? क्या उसके लिए भी हमें 2nd ईयर से अच्छे से प्रिपेयर करके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके वो पेपर देना चाहिए? यस, हाँ जरूर देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा ऐसा लगता है कि हम फ्रीली होते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, कोई पीछे प्रेशर नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। ठीक है, हम अपना फुल अटेम्प्ट दे सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बॉस, इस स्टेटमेंट पे आपके क्या व्यूज है कि गेट इज द ड्रीम एग्जाम ऑफ इंजीनियर्स? इसके बारे में क्या? गेट और ईएसी तो दोनों ही ड्रीम एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। किसी का मतलब हर स्टूडेंट्स का मतलब वो होता है कि ड्रीम में पीएसयू के लिए काम करूं या फिर गवर्नमेंट सर्विस में जाऊं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम यूपीएससी का, इन दोनों के लिए। और गेट देकर मैं बार्क, इसरो, डीआरडीओ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मैं ज्वाइन करूं। तो ये सबका ड्रीम है, होता ही है हर स्टूडेंट्स का। और बॉस मतलब हाँ, सबका होता है, आपका भी था, आपका तो ऑफ कोर्स हो गई। और बॉस आपने मतलब कोचिंग की? हाँ, मैंने कॉलेज के साथ, हाँ मैंने कॉलेज के साथ ही कॉलेज के पास एक क्लास एकेडमी कोचिंग सेंटर था, मैंने वहाँ से ही की थी कोचिंग। नॉट अ ब्रांडेड तो और लाइक दैट ब्रांडेड कोचिंग नहीं थी, मतलब एक नॉर्मल कोचिंग। हाँ, नॉर्मल कोचिंग थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की थी। स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी जरूरी होती है?
ऐसा कुछ मतलब एक माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का कि भाई कोचिंग नहीं की तो क्या पता सिलेक्शन नहीं होगा और कोचिंग करेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी जैसे लॉकडाउन है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आप कुछ गाइड कर सकते हैं? कोचिंग जरूरी है। कोचिंग का एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि मैं कंटिन्यूस सिटिंग पावर अपनी बढ़ा सकूं। जैसे 8 to 10 आवर में मतलब कंटिन्यूस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मैं अपना काम कर सकूं। और मतलब कोचिंग है, इम्पोर्टेंट तो है, और गाइडेंस देती है बेसिकली कि आपको अपनी जर्नी कैसे आगे चलानी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। आपको 1-1.5 साल लग जाएगा कंटिन्यूस। मैं कोचिंग आपको बताता है कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसे काम करना है और गेट के लास्ट दिनों में आपको क्या क्या करना है, ये कोचिंग प्रोवाइड करती है। और सेल्फ स्टडी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। सेल्फ स्टडी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोचिंग एक पाथ होता है और सेल्फ स्टडी फिर आप उसको फॉलो करो तो और ज्यादा अच्छा, मतलब एक रास्ता बन जाता है, फिर आप एक अपनी मंजिल को पा सकते हो अगर इन दोनों को पैरेलल चला के रखो तो। क्योंकि कोचिंग तो वैसे 10 to 20% ही करती है, बाकी तो आपका सेल्फ स्टडी ही होता है। और आपके हिसाब से टाइमिंग क्या रहना चाहिए? लाइक अगर आपकी 6 घंटे कोचिंग में जाते हैं तो सेल्फ स्टडी को कितने घंटे देने चाहिए? आप 6 घंटे दे रहे हो तो 4 to 5 आवर तो एटलीस्ट सेल्फ स्टडी को दो ही हो। आपको 10 to 12 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब थ्रू आउट ग्रेड स्टडी में। क्या ऑनलाइन कोचिंग्स भी उतनी इफेक्टिव है आपके हिसाब से? उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ऑफलाइन है, पर ठीक है कि अभी लॉकडाउन है तो कोई और ऑप्शंस है नहीं, तो कोचिंग तो कहीं से लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी कर लो। बस हम क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लाइक हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिया, लेकिन उसके क्वेश्चन कितने सॉल्व करने चाहिए, कौन से सॉल्व करने चाहिए, इस कोचिंग की डीपीपी लगा ली, इस कोचिंग के मॉड्यूल्स लगा लिए, या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ होते हैं? कितने क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन करने चाहिए? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो एक बार सारे कि गेट का पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। आप उससे 1-2 स्टेप ऊपर जाओ। जैसे मतलब कोई सिंपल क्वेश्चन आया है तो आप उससे 1-2 स्टेप और आगे सोचो। ऐसा नहीं कि मैं अब 10 स्टेप और आगे सोच रहा हूँ, इतना गेट नहीं पूछने वाला। गेट थोड़ा सा ही ऊपर पूछेगा, इतना अभी तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गेट में 95 मार्क्स भी आते हैं तो मतलब पेपर इजी ही आता है। क्योंकि अगर पेपर टफ आता तो किसी की 95 या 99 मार्क्स तो नहीं आते। 95 तो नहीं आते। और बस एक डाउट ये रहता है बच्चों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि गेट करे या ईएससी करे, मतलब किसके लिए प्रिपेयर करे? क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है? क्या दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर ये ज्यादा बेटर होगा कि अपन किसी एक पे फोकस करें? देखो, गेट और ईएससी का सिलेबस तो मतलब ईएससी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है बट थोड़ा डेप्थ में नहीं है, और गेट थोड़ा सिलेबस कम है मगर डेप्थ में ज्यादा पूछता है, मतलब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। और ईएससी थोड़ा न्यूमेरिकल प्लस मेमोरी बेस्ड दोनों ही है, वहाँ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। और गेट और ईएससी का मतलब एग्जाम पैटर्न अलग है। तो आप अगर गेट दोगे तो 90 to 95% ओनली न्यूमेरिकल आएंगे, और वही ईएससी में उल्टा है। ईएससी में थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो आप अगर एक फिक्स हो कि मेरे को ईएससी ही करनी है तो ईएससी की तरफ जाओ, अगर गेट करना है तो गेट की तरफ जाओ। मतलब दोनों लेना बेकार है, थोड़ा रिस्की है। तो नाव में पाँव नहीं रख सकते। जैसे मैंने भी सिर्फ गेट के लिए की थी, मैंने ये के लिए नहीं की थी। आपने गेट पे ही फोकस रखा? मैंने गेट पे फोकस रखा था। ओके, बस लाइक एक चीज होती है जिसे हम शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन, वो है गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर। गेट एग्जाम का खुद का वर्चुअल कैलकुलेटर होता है और हम प्रिपरेशन में इस तरह का कुछ मैनुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो क्या हमें वर्चुअल कैलकुलेटर ही प्रिपरेशन में यूज करना चाहिए या फिर हो जाता है? नहीं, मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उसके साथ आएगा, तो आपका प्रोवाइड होता है तो हो जाएगा उसके साथ। बट आप जितना अवॉइड करो इसको तो अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है कि शॉर्टकट्स काफी ज्यादा है, आपकी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और जितना हो सके मैनुअली सॉल्व करें तो अच्छा है। तो मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो मैनुअल सॉल्व करें या वर्चुअल कैलकुलेटर पे बेस्ड ही रहें। एप्स वगैरह होते हैं, उन्हें डाउनलोड कर लें। हाँ, एक वो भी है, और लैपटॉप में थोड़ा फर्क आता है क्योंकि अपन को माउस से ऑपरेट करना पड़ता है और मोबाइल में हैंड से करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफरेंस आता है। तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि माउस से लेके आपको सॉल्व करना और एक
हैंड से सॉल्व करना, दोनों में फर्क है। तो इसलिए अगर टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो तो आपकी सब ये प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज का बॉस ऐसा था कि सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाए या फिर सीधे फुल लेंथ टेस्ट की तरफ ही जाया जाए नवंबर दिसंबर तक? नहीं, जैसा आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस की, जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे लाइक मैंने सोम पढ़ लिया, मैं अब टॉम में जा रहा हूँ, तो सोम की मैं सब्जेक्ट टेस्ट दे दूंगा, तो मेरा उसका रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक टेस्ट। अब मैंने टर्म कंप्लीट किया, मैं थर्मोडायनेमिक्स में जा रहा हूँ, तो मैं टर्म का टेस्ट दे दूंगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स मेरे 8 डेज चला, तो 8 डेज मैंने टर्म के छोटे छोटे टेस्ट दे दिए, हर दिन आधे घंटे का 1 घंटे का टेस्ट दे दिया, तो मेरा वो रिवीजन भी चल जाता है और मेरी प्रैक्टिस भी जाती है टेस्ट की, दोनों ही चल जाता है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं सब्जेक्ट टेस्ट दे दूंगा। बस ऐसा होता है कि हाँ, और बस ऐसा होता है कि मतलब अब तो 3rd ईयर भी दे सकता है गेट, तो बच्चों में एक कंफ्यूजन रहता है कि मतलब 4th ईयर तक आते आते तो आपको पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट को पहले करूँ, फिर इसको करूँ, फिर इसको करूँ, लेकिन 3rd ईयर में वालों को एक कंफ्यूजन रहता है कि पहले किस सब्जेक्ट को करूँ और उसके बाद किसको, ताकि उस सब्जेक्ट का बेस क्लियर हो जाए। तो आप मतलब ऐसा कोई आपकी स्ट्रीम में ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिससे आप ऐसा बता सकते हो कि इसको आप पहले करो और इसको आप बाद में करो? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल पहले सब स्ट्रीम के लिए बताता हूँ, मैथ्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स की आती है और इतना वेटेज कोई और सब्जेक्ट होता नहीं है बेसिकली। तो आप सबसे पहले अगर मैथ्स कर लो तो थ्रू आउट मैथ्स, अगर आपकी 1 साल जर्नी में मैथ्स कंटिन्यूस रिवीजन में चलती रहेगी, रोज 1 घंटा आधा घंटा चलती रहेगी, तो मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और उसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज देता है, जैसे मैकेनिकल में देता है थर्मोडायनेमिक्स और हमारे देता है प्रोडक्शन पीआई में, तो आप उसको पहले करो। इसके बाद बॉस जब आप रैंकर बने, जब आपका AIR 4 आया, उसके बाद आपको लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिले इन द सोसाइटी, या फिर कैसे? हाँ, मतलब एक खुद में पहले कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, जो मेरे को गोल अचीव करना था, हाँ वो मैंने फाइनली कर दिया। एक खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत कि हाँ मतलब ये है, मतलब वे बदल जाता है, बात करने का वे तक बदल जाता है। हाँ थोड़ा बहुत वो भी है। एक बात है बस, मतलब ये जो क्वेश्चन था, ये पार्टिकुलरली मैं बहुत बार सर्च करता हूँ, क्वेरा पे सर्च करता हूँ, अलग-अलग इंटरव्यूज देखता हूँ पे, मतलब इस क्वेश्चन से पार्टिकुलर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है कि भाई रैंक लाएं तो रैंक लाएं क्यों, मतलब उसके बाद होगा क्या हमें ऐसा मिल जाएगा? ये चीज बहुत मैटर करती है। हाँ, मुझे बहुत मैटर करती है, मतलब खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है। अब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए तो मेरे को पता है मैं हैंडल कर दूंगा कैसे। पहले हमेशा खुद पे डाउट रहता था। मतलब जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट, तब आपने रैंक का सोचा था बॉस के नहीं मेरे को तो रैंक ही लानी है और 1 डिजिट रैंक लानी है? स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, स्टार्टिंग में तो नहीं था, मैं धीरे धीरे अचीव किया अपना, और फिर बीच में ऐसा आया कि हाँ मैं 1 रैंक ला सकता हूँ, तो फिर मैं उसकी तरफ ही गया। बहुत बार ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जब अपन को ऐसा लगता नहीं यार गिव अप कर देते हैं। आपकी प्रिपरेशन में भी ऐसा कुछ हुआ था कि गिव अप कर देते हैं? ऐसा कभी आपके अंदर आया कि नहीं अब नहीं हो रहा, बहुत हुआ? हाँ, लास्ट टाइम आया था। लास्ट टाइम मेरा गेट स्कोर 717 था। ओके। तो मेरे को IIT BHU मिली थी लास्ट ईयर, बट मेरे को ऑपरेशन रिसर्च पे ही जाना था। और मतलब उस साल तो मतलब किसी काउंसलिंग में मेरा मतलब अच्छा बैठा नहीं था। एट लास्ट 5th राउंड में मेरे को BHU मिली थी, और वो भी प्रोडक्शन ब्रांच मिली थी, जहाँ मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को OR में ही जाना था। तो फिर एट लास्ट लगा कि यार नहीं, अब नहीं करते हैं। फिर एक दो दिन बैठा, विचार किया, फिर मैंने कहा एक और ड्रॉप कर ही देते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के बाद ड्रॉप लेना बहुत हार्ड होता है। मतलब जेई के लिए ड्रॉप लेना इट्स इजी, इतना हार्ड नहीं होता, इतना स्ट्रेस नहीं होता। नहीं, हाँ वो तो है, तब अपने पास इतना प्रेशर नहीं होता ना कि हाँ ठीक है इतनी सारी कॉलेजेस है, इतना है। यहाँ पर तो अब जॉब के लिए जाऊँ या M.Tech करूँ या डायरेक्ट PhD करूँ, सब अलग अलग ऑप्शन है, और एक प्रेशर भी अलग रहता है कि हाँ कॉलेज से निकल गए और अभी भी जॉब नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। यस बॉस।
और बॉस अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब आपने रैंक लिया, अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आप एक्चुअली मैंने आगे क्या अभी करना चाहते एक्चुअली मैंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया है, आईओआर में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च में। ग्रेट बॉस। अब मेरी जर्नी अब ऑपरेशन रिसर्च की तरफ ही जा रही है आगे। ओके बॉस, दैट्स ग्रेट। मतलब काफी सही था, आपको जो चाहिए था, मतलब उसके लिए आपने मेहनत की और हाँ वो आपको फिर मिला, तो ये बहुत अच्छा लगता फिर है। हाँ बस एक लास्ट सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि कोई ऐसा पार्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट है जो या तो मेरी प्रिपरेशन में पूरे नहीं हो पाए, या फिर मैंने उन्हें ट्राई किया मगर मुझे वो समझ नहीं है। कोई एक या दो क्वेश्चन सब्जेक्ट्स मुझे समझ नहीं है, तो क्या उन्हें छोड़ना एक अच्छा आइडिया है? नहीं, जैसे मैंने सब्जेक्ट नहीं छोड़े थे, मैंने कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक छोड़ दिए थे। जैसे छोटे छोटे, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक होता है, मैंने वो छोड़ दिया, स्किप कर दिया। जो मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैंने छोड़ दिया। कुछ थ्योरी टॉपिक थे, जैसे मटेरियल साइंस के कुछ ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं अंदर, तो मैंने जो अच्छे अच्छे थे मैंने वो पढ़ लिए, जो नहीं समझ में आते थे मैंने छोड़ दिए। क्योंकि पेपर इतना भी लेंथी नहीं आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं आया तो चलेगा, बाकी तो मेरे 64 क्वेश्चन तो अटेंड कर ही दूंगा ना। यही है, मतलब पूरा सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वर्थ इट नहीं है। सो बस इट्स बहुत अच्छी कन्वर्सेशन के लिए थैंक यू सो मच। मतलब बहुत टाइम से इच्छा थी आपसे बात हो। हाँ, मतलब थैंक यू ये बॉस, वीडियो थैंक यू। जो क्वेश्चंस है और ये वीडियो जो है, ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के तो खासकर, लेकिन और भी बहुत सारे बच्चों को ये चीज हेल्प करेगी। स्पेशली आप एमबीएम से हो, हम एमबीएम से हैं, तो हम जानते हैं यहाँ के बच्चे के मन में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और हम वही क्वेश्चंस हमने फ्रेम करके आपको दिए थे। सो थैंक यू बॉस, होप थैंक यू, फॉर अ गुड फ्यूचर। थैंक यू, तो थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। थैंक यू।